हेलो एवरीवन। अभी तक हम लोगों ने केस सीरीज में 3 केस पढ़ चुके हैं। उम्मीद है आप तीनों वीडियो देख लिया होगा। आज सीआरपीसी की एक लैंडमार्क जजमेंट के बारे में बात करने जा रहा हूं, जिसका नाम है डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1997। आइए जानते हैं कि इस केस में क्या हुआ था। 1980 या 1990 की दशक था। भारत भर में अखबारों में डरावनी खबरें छप रही थी। लोग पुलिस हिरासत में यातनाएं झेल रहे थे और कई लोग वहीं मर जाते थे। पीड़ित परिवार को शायद ही कभी न्याय मिल पाता था। यह मानवाधिकारों के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गया। इस गंभीर चिंता के लिए एक समाज सेवी जिनका नाम था डीके बसु चुप नहीं बैठे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक डिटेल पत्र लिखा, जिसमें बताया गया कि कैसे हिरासत में यातनाएं लोगों की जिंदगी और गरिमा को नष्ट कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने वह पत्र पढ़ा और कहा, यह सिर्फ शिकायत नहीं बल्कि जनता के लिए गंभीर मुद्दा है। फिर कोर्ट ने इसे पीआईएल मानकर सुनवाई शुरू की। मेन इशू क्या था इस केस में? तो डू कस्टडियल डेथ एंड टॉर्चर वायलेट द फंडामेंटल राइट्स ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, पर्टिकुलरली आर्टिकल 21? सेकंड, can the Supreme Court issue guidelines to prevent such violations? In this case, Supreme Court held that custodial torture and deaths are unconstitutional and violate Article 21. Second, the police and the state would be held accountable for any such violation. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 11 डायरेक्टिव्स दिए कि एक व्यक्ति को अरेस्ट करते समय पुलिस किन बातों का ध्यान रखेगा और अरेस्टेड पर्सन के पास क्या क्या अधिकार होगा। आइए जानते हैं डायरेक्टिव्स को जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। पहला है, पुलिस ऑफिसर मस्ट बी क्लियरली आइडेंटिफिएबल विथ नेम एंड डिजिग्नेशन टैग। तो पुलिस ऑफिसर जो होंगे उनका नाम और डेजिग्नेशन क्लियर होना चाहिए। दूसरा है, अरेस्ट मेमो मस्ट बी प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, साइंड बाय अ विटनेस, द अक्यूज्ड एंड काउंटर साइंड बाय द अरेस्टिंग ऑफिसर। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक अरेस्ट मेमो तैयार किए जाएंगे, अरेस्ट के समय पर साइन करवाए जाएंगे विटनेस के द्वारा, अक्यूज्ड के द्वारा, और काउंटर साइन करवाए जाएंगे जो ऑफिसर उसको अरेस्ट कर रहा होगा। तीसरा है, अ रिलेटिव या फ्रेंड ऑफ द अरेस्टेड पर्सन मस्ट बी इन्फॉर्म्ड इमीडिएटली। इसमें कह रहा है क्या कि जैसे ही उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा, उसके रिलेटिव या फ्रेंड को तुरंत ही सूचित किया जाएगा कि इस व्यक्ति को हमने अरेस्ट कर लिया है। चौथा है कि मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द एक्यूज एट रेगुलर इंटरवल्स मस्ट बी कंडक्टेड। तो मेडिकल एग्जामिनेशन करवाए जाएंगे उसके रेगुलर इंटरवल पे, मतलब कि कुछ सप्ताह पे, कुछ दिन पे, ऐसे करके। तो 5 पॉइंट है कि द अक्यूज्ड मस्ट हैज द राइट टू मीट देयर लॉयर ड्यूरिंग इंटरोगेशन। तो अक्यूज्ड के पास राइट होगा कि वो अपने लॉयर से मिल सकता है। 6 पॉइंट में कह रहा है कि जिस व्यक्ति को अरेस्ट या कस्टडी में लिया जाएगा उसके बारे में पुलिस रजिस्टर्ड में एंट्री की जाएगी उसके डिटेल को लेके। 7वां पॉइंट है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, यदि वह चाहे तो उसकी गिरफ्तारी के समय उसकी जांच की जानी चाहिए और उसके शरीर पर मौजूद सभी बड़े एवं छोटे चोट के निशान दर्ज किए जाने चाहिए। यह रिपोर्ट इंस्पेक्शन मेमो कहलाती है। इस पर गिरफ्तार व्यक्ति और गिरफ्तारी करने वाले पुलिस अधिकारी दोनों के हस्ताक्षर होंगे और उसकी एक कॉपी गिरफ्तार व्यक्ति को दी जाएगी। 8वां पॉइंट है कि गिरफ्तार व्यक्ति का हर 48 घंटे में चिकित्सीय परीक्षण एवं प्रशिक्षित डॉक्टर द्वारा किया जाएगा। यह डॉक्टर उस पैनल से होगा जिसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश या स्वास्थ्य सेवा निदेशक द्वारा अनुमोदित किया गया हो। 9वां पॉइंट है कि गिरफ्तारी से संबंधित सभी दस्तावेज की कॉपी, जिनमें गिरफ्तारी मेमो भी शामिल है, संबंधित इलाका जैसे कि इलाका मजिस्ट्रेट को उसके अभिलेख हेतु भेजी जानी चाहिए। 10वां पॉइंट है कि गिरफ्तार व्यक्ति को पूछताछ के दौरान अपने वकील से मिलने की अनुमति होगी। हालांकि यह अनुमति पूछताछ की पूरी अवधि में निरंतर नहीं होगी। 11वां पॉइंट है कि प्रत्येक जिला और राज्य मुख्यालय में एक पुलिस कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा। गिरफ्तारी करने वाला अधिकारी गिरफ्तारी और हिरासत की जानकारी 12 घंटे के भीतर नियंत्रण कक्ष को देगा, यानी कंट्रोल रूम में पहुंचाएगा। यह जानकारी पुलिस नियंत्रण कक्ष के नोटिस बोर्ड पर प्रमुखतः प्रदर्शित की जाएगी। तो यह थे 11 डायरेक्टिव जो इस केस में दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। Of these 11 rules, they ensure transparency, accountability, and protection of human rights during arrest and custody. सिग्निफिकेंस क्या रहा है इस केस का? इस फैसले ने मानव अधिकारों की सुरक्षा को मजबूती दी। दूसरा, भारत में कस्टडियल टॉर्चर रोकने के लिए एक लैंडमार्क जजमेंट माना जाता है यह। तीसरा, बाद में यह गाइडलाइंस सीआरपीसी और पुलिस सुधारों को आधार बनने में सहायता किया। संक्षेप में अगर देखें तो डीके बासु केस 1997 ने स्पष्ट किया कि गिरफ्तारी और हिरासत के दौरान भी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं हो सकता है।
उम्मीद है यह केस लॉ आपको समझ में आया होगा और ऐसे ही केस लॉ को पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।